हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पर स्टडी 0.00 पर। आज हम आपको इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड मैथमेटिकल फिजिक्स के टर्म टेस्ट के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। फिजिक्स में लगभग सभी सेक्शन में तीनों फिजिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट ही आ रही है भैया। टर्म टेस्ट में जो यूनिट आएगी वो फर्स्ट आएगी। तीनों फिजिक्स में, फिजिक्स कोई सी भी, तीनों फिजिक्स में टर्म टेस्ट में यूनिट नंबर फर्स्ट ही आएंगे। देखिए, मैथमेटिकल फिजिक्स में टर्म टेस्ट के मोस्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर फर्स्ट से, वैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता वक्र रेखी निर्देश तंत्र में ज्ञात कीजिए। किसमें ज्ञात कीजिए? अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता है वो आपसे पूछ रहा है, वक्र रेखी निर्देश तंत्र में पूछ रहा है। फर्स्ट ईयर में आपने कार्तीय निर्देश तंत्र में निकाली थी। किस में निकाली थी? कार्तीय निर्देश तंत्र में निकाली थी। यहाँ आपको किस में निकालनी है? वक्र रेखी निर्देश तंत्र में। किस में निकालनी है? वक्र रेखी निर्देश तंत्र में। इससे पहले एक टॉपिक और है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता, उसको हम पढ़ लेंगे तो थोड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। लेकिन मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन करा दिया है क्योंकि वो क्वेश्चन आपके आएगा तो है नहीं, लेकिन आप उसको हल्का सा देख लेना जिससे आपको इस डेरिवेशन को करने में आसानी हो जाए। अदिश क्षेत्र की प्रवणता किस में ज्ञात करनी है? वक्र रेखी निर्देश तंत्र में। किस में ज्ञात करनी है? वक्र रेखी निर्देश तंत्र में। तो अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता है उसका सूत्र होता है ग्राम फाई बराबर डी फाई अपॉन डी एन एन कैप एन कैप। ये इससे पहले एक डेरिवेशन है अदिश क्षेत्र की प्रवणता, उससे निकल कर आएगा कि अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता होती है ग्राम फाई बराबर डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। अब यदि दोनों तरफ डी आर वेक्टर से अदिश गुणा करा दिए जाए, यदि दोनों तरफ डी आर वेक्टर से, किससे? डी आर वेक्टर से अदिश गुणा कराने पर फाई बराबर डी आर वेक्टर बराबर डी फाई अपॉन डी एन एन कैप डॉट डी आर वेक्टर। आपको याद आ रहा होगा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, वहां कार्तीय निर्देश तंत्र में dx dy और dz के रूप में निकालते थे। यहाँ आप निकालेंगे u1 u2 और u3 के रूप में, वक्र u1 u2 और u3 के रूप में। डी फाई अपॉन डी एन एन कैप डॉट डी आर, ये सूत्र होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, आप इसको किस प्रकार बोल सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। किसके रूप में बोल सकते हैं? ए बी कॉस थीटा। किस प्रकार बोल सकते हैं? ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा। तो यहां से देखिए, एन कैप का मान आप क्या लिख सकते हैं? एन कैप एकांक सदिश वन डॉट डी आर वेक्टर को डी आर कॉस थीटा के रूप में बोल सकते हैं। किसके रूप में? डी आर कॉस थीटा के रूप में। तो ग्रांड फाई बराबर डॉट डी आर वेक्टर बराबर डी फाई अपॉन डी एन, इसको हम लिख सकते हैं डी आर कॉस थीटा। क्या लिख देंगे? डी आर कॉस थीटा, डी आर कॉस थीटा। और अदिश क्षेत्र की प्रवणता है, उसमें आपने ये पढ़ा है कि डी आर बराबर होता है डी एन कॉस थीटा, डी एन कॉस थीटा। वैसे आप इससे पहले एक डेरिवेशन पढ़ेंगे अदिश क्षेत्र की प्रवणता, उससे आपके ये जो टॉपिक है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अदिश क्षेत्र की प्रवणता वक्र रेखी निर्देश तंत्र में, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? डी एन ग्रैंड फाई डॉट डी आर वेक्टर बराबर डी फाई डी एन इंटू डी आर कॉस थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे? डी एन। इससे क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ग्रैंड फाई डॉट डी आर वेक्टर
बराबर आ जाएगा डी फाई। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण नंबर 1। अब देखिए डी फाई डॉट डी आर बराबर डी फाई। यहाँ जो ग्रांड फाई है वो क्या है? एक सदिश राशि है। फाई बराबर क्या है? एक सदिश राशि है। कैसी राशि है भैया? एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसके घटक क्या हो जाएंगे? जिस प्रकार माना ए एक सदिश राशि है, ए वेक्टर एक सदिश राशि है, तो इसके घटक हो जाएंगे a1 e1 कैप प्लस a2 e2 कैप प्लस a3 e3 कैप। इसी प्रकार ग्रांड डी फाई एक सदिश राशि है तो इसके घटक हम किस प्रकार लिख सकते हैं? देखिए डी आर वेक्टर बराबर G1 E1 कैप प्लस G2 E2 कैप प्लस G3 E3 कैप। G1 E1 कैप प्लस G2 E2 कैप प्लस G3 E3 कैप। इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण नंबर 2। अब आपने शुरू में इस चैप्टर के स्टार्टिंग में टॉपिक है वक्र रेखी निर्देश तंत्र। वक्र रेखी निर्देश तंत्र, उसमें ध्यान रखना डी आर वेक्टर का जो मान आएगा वो H1 DU1 E1 कैप प्लस H2 DU2 E2 कैप प्लस H3 DU3 E3 कैप। आप ये सोचेंगे कहाँ से आ गया, तो उससे चैप्टर के स्टार्टिंग में टॉपिक है वक्र रेखी निर्देश तंत्र, वहां से आपको ये समझ आएगा। तो आप इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं डी आर वेक्टर बराबर H1 DU1 E1 कैप प्लस H2 DU2 E2 कैप प्लस H3 DU3 E3 कैप। अब समीकरण नंबर 1 में देखिए ग्रांड फाई का मान आ गया, डी आर वेक्टर का मान आ गया फाई। अब फाई एक फलन है जो वक्र रेखी निर्देश तंत्र में फंक्शन U1 एंड फाई बराबर फलन हो जाएगा U1 U2 और U3। फाई किसका फलन है? U1 U2 और U3 का। किसका फलन है? U1 U2 U3 का। आप इसका क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। डी फाई बराबर डेल फाई डेल U1 DU1 प्लस डेल फाई डेल U2 DU2 प्लस में डेल फाई डेल U3 DU3। इसे समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4। अब यहाँ से देखिए आप समीकरण 2, 3, 4 के मान समीकरण नंबर 1 में पुट कर दीजिए। समीकरण 2, 3 व 4 से समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर इसका मान निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से समीकरण 2, 3, 4 के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर भैया, इसमें समीकरण नंबर 1 में रखने पर 2 व 3, 4 के मान समीकरण नंबर 1 में रखिए। ग्रांड फाई का मान है G1 E1 कैप प्लस G2 E2 कैप प्लस G3 E3 कैप डॉट अदिश गुणा डी आर वेक्टर के साथ। किसके साथ? डी आर वेक्टर के साथ। डी आर वेक्टर का मान है समीकरण नंबर 3 से देखिए। समीकरण नंबर 3 से देखिए
H1 du1 E1 कैप प्लस H2 du2 E2 कैप प्लस H3 du3 E3 कैप बराबर में d5। समीकरण नंबर 4 से बराबर में आ जाएगा, आप इसको मिटा सकते हैं। डेल फाई डेल u1 du1 प्लस में डेल फाई डेल u2 du2 प्लस में डेल फाई डेल u3 du3। इसका आदेश गुणा कीजिए भैया, आदेश गुणा करेंगे E1 और E1 कैप डॉट E1 कैप का क्या हो जाएगा 1, अदिश एकांक सदिश है तो G1 हो जाएगा G1 H1 और du1, G1 H1 du1 प्लस में इसी प्रकार G2 H2 du2 प्लस में G3 H3 और du3 और बराबर में आ जाएगा। ये आप दोबारा से उतार देना ये स्टेप डेल फाई अपॉन डेल u1 du1 प्लस डेल फाई डेल u2 du2 प्लस में डेल फाई डेल u3 du3। अब इसकी कंपेयर कीजिए, आप तुलना कीजिए, तुलना करने पर तुलना कीजिए भैया, तुलना करने पर देखिए इनमें du1 du2 और du3 तुलना करने पर सेम आ रहा है du1 du2 du3। तो देखिए यहाँ से G1 बराबर आप लिख सकते हैं G1 बराबर 1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल u1। इसी प्रकार G2 बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन H2 डेल फाई डेल u2 और G3 बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन H3 डेल फाई डेल u3, क्योंकि तुलना हो जाएगी, इसमें सेम आ रहा है du1 du2 du3। अब देखिए यहाँ से G1 बराबर आ गया 1 अपॉन H1 d5। अब इस मान को आप समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, जो समीकरण नंबर 2 निकल कर आया था इसमें बैठा दिया है, आप देख लेना। समीकरण 2 था शायद, ग्राम फाई बराबर G1 E1 कैप प्लस G2 E2 कैप प्लस G3 E3 कैप। ये समीकरण नंबर 2 था भैया, समीकरण नंबर 2 था। अब यहाँ से आप G1 G2 G3 के मान इसमें रख देंगे ना, किसमें समीकरण नंबर 2 में, तो ग्रांड फाई का मान निकल कर आ जाएगा। यही मान आपको निकालना था। देखिए मान रखिए ग्रांड फाई बराबर G1 की जगह हम क्या रख सकते हैं E1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप H3 डेल फाई डेल U3। मैथ फिजिक्स का नाम ही मैथमेटिकल फिजिक्स है, वैसे इस पूरी में मैथ्स ही चलेगी भैया। सभी चैप्टर में 1 से लेकर 4 में सब में मैथ्स ही चलेगी, सिर्फ आपको अवकलन टाइप के डेरिवेशन मिलेंगे। ग्रांड फाई बराबर इस प्रकार आप समीकरण नंबर 2 में मान रख सकते हैं G1 G2 G3 का। अब यहाँ से आपको फाई इसमें कॉमन नजर आ रहा होगा, फाई बराबर E1 कैप H1 डेल अपॉन डेल U1 प्लस में E2 कैप अपॉन H2 डेल अपॉन डेल U2
प्लस में E3 कैप अपॉन H3 डेल अपॉन डेल U3 फाई, क्या आ जाएगा, फाई कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान रखना आप इस चैप्टर में ग्रांड फाई बराबर, वैसे आप इसको यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं। ग्रांड फाई का मान मुझे तो आपसे E1 कैप अपॉन, इस प्रकार आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं डेल्टा डॉट फाई। इस चैप्टर में डेल्टा का मान क्या होता है, E1 कैप अपॉन H1 डेल अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल अपॉन डेल U3। ये इस चैप्टर में किसका मान होता है, डेल्टा का मान होता है। ये आप ध्यान रखना। इस प्रकार आप किस निकाल सकते हैं अदिश क्षेत्र की प्रवणता किसमें, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में। बहुत ही आसान है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वहां अपने कार्तीय निर्देश तंत्र में निकाला था XYZ के रूप में, और यहाँ अपने U1 U2 U3 वक्र के रूप में निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैसे ये चैप्टर ना पूरा यूनिट नंबर फर्स्ट है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। वहाँ कार्तीय निर्देश तंत्र के रूप में निकाला था, यहाँ वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के रूप में निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में डाइवर्जेंस का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है आपसे, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है, उसमें आपको डाइवर्जेंस का मान निकालना है। फर्स्ट ईयर में आपने कार्तीय निर्देश तंत्र के रूप में किसका मान निकाला था, डाइवर्जेंस का मान निकाला। तो देखिए डाइवर्जेंस का जो सूत्र होता है, डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर लिमिट इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए अपॉन डी वी। इसको ध्यान में करते हुए आपको डाइवर्जेंस का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, डाइवर्जेंस का मान निकालना है। और किसके रूप में निकालना है, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के रूप में निकालना है। तो आप वक्र बनेंगे कर्व U1 U2 और U3, U1 U2 और U3, यहाँ पॉइंट P है, बिंदु P है, जिस पर आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। बिंदु P पर फ्लक्स क्यों निकालना है, आपको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस का मान निकालना है। उसके लिए आपको पहले क्या निकालना होगा, फ्लक्स निकालना होगा, फिर अपॉन में dv आयतन अल्पांश। इस प्रकार आप डाइवर्जेंस का मान निकाल सकते हैं। तो इस पर एक एकांक सदिश मान लेते हैं ए वेक्टर, माना इस पर एकांक सदिश ए वेक्टर, इसको ए पॉइंट बी सी डी ई एफ और जी, ई ए बी सी डी एफ जी। अब देखिए जो ये डिस्टेंस है ओ से U1, इसका मान होगा H1 D1। क्या होगा, H1 D1, क्या होगा, H1 D1, और इसका होगा H2 DU2, U है भैया, सॉरी U, इसका हो जाएगा H3 DU3, H3 DU3। कार्तीय निर्देश तंत्र में होता था dx dy dz, dx dy और dz। अब यहां से देखिए
H3U3 थोड़ी भैया वो वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी। H1 DU1 H2 DU2 H3U3 DU3 सॉरी DU3 हो जाएगा DU3। अब देखिए आपको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस का मान निकालना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फ्लक्स निकालना होगा P पॉइंट पर। फिर आपको यहाँ से देखिए आयतन अल्पांश dV बराबर, आयतन निकल कर आएगा, आयतन dV बराबर लंबाई चौड़ा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यहाँ से हो जाएगा ये H1 D1 H2 सॉरी U है U2 H3U3 H3 DU3 एकांक सदिश है, सॉरी ए वेक्टर है जो सदिश है, उसके घटक हो जाएंगे, ए वेक्टर के घटक हो जाएंगे A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप, A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप। तो ये हो जाएगा E1 कैप E2 कैप और E3 कैप। भैया इसमें सभी चीजें अच्छे से ध्यान रखना है, डिस्टेंस वगैरह सभी पॉइंट्स को अच्छे से आप ध्यान में रखना। अब आपको क्या करना है, P पॉइंट पर फ्लक्स निकालना है। P पॉइंट पर फ्लक्स निकालना है तो देखिए पहले आप इसको इसका थ्योरेटिकल पार्ट लिखना होगा। माना किसी बिंदु पर षटफलक आयतन से लेना, माना किसी बिंदु पर षटफलक आयतन अल्पांश dV स्थित है। क्या स्थित है, dV स्थित है। क्या स्थित है, dV स्थित है। माना किसी बिंदु पर षटफलक आयतन अल्पांश dV स्थित है जिसके केंद्रीय बिंदु के निर्देशांक, केंद्रीय बिंदु के निर्देशांक U1 U2 और U3 हैं। U2 और U1 U2 U3 हैं, जिस पर सदिश क्षेत्र का मान A वेक्टर है। सदिश क्षेत्र का मान क्या है, A वेक्टर है, जिसके घटक A1 A2 A3 है तथा एकांक सदिश E1 कैप E2 कैप E3 है। क्या है, E1 E2 E3 कैप। ये इसका आपको थ्योरी में लिखना है। माना किसी बिंदु पर षटफलक आयतन अल्पांश dV स्थित है जिसके केंद्रीय बिंदु के निर्देशांक U1 U2 U3 है, जिस पर सदिश क्षेत्र का मान A वेक्टर है। सदिश क्षेत्र का मान क्या है, A वेक्टर है। सदिश क्षेत्र के घटक A1 A2 A3 है और एकांक सदिश घटक A1 E1 कैप E2 कैप E3 कैप है। यह आपको इसके थ्योरेटिकल में लिखना है। फिर आपको बिंदु P पर क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो यहां से देखिए बिंदु, थोड़ा लेंथी है भैया डेरिवेशन लेकिन आसान है। बिंदु P से ये जो पूरी डिस्टेंस है यहां से लेकर मूल बिंदु से लेकर U1 तक H1 DU1 है। क्या है, H1 DU1 है। आपको कहां से निकालना, फ्लक्स P पॉइंट पर निकालना है। कहां निकालना है, फ्लक्स P पॉइंट पर। तो P पॉइंट से और यहाँ तक इस क्षेत्र में आपको फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ दूरी हो जाएगी H1 DU1 अपॉन 2, H1 DU1 अपॉन 2। बिंदु P से इस दूरी पर पृष्ठ, पृष्ठ कौन से पृष्ठ पर निकालना है, ABCD, ABCD से निर्गत फ्लक्स। कैसा फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स भैया, निर्गत फ्लक्स निकालना है। पॉइंट P पर सदिश क्षेत्र का मान क्या है, A वेक्टर। A वेक्टर के घटक A1 हमें क्या निकालना है, निर्गत फ्लक्स, यानी कि पॉजिटिव दिशा में इधर की साइड प्लस यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा A1, क्या हो जाएगा A1। इस पॉइंट से इस पृष्ठ पर निकालेंगे तो इसमें परिवर्तन आ जाएगा, डेल A1 अपॉन में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस H1 DU1। अगर आप x के सापेक्ष निकालते तो आ जाता डेल A1 अपॉन डेल x। क्या आ जाता, डेल A1 अपॉन डेल x। अब आपको U1 U3 के सापेक्ष निकालना है तो डेल A1 अपॉन H1 डेल U1।
U1 क्या डिस्टेंस हो जाएगी, H1 du1 अपॉन 2 इस दूरी पर निकाल रहे हैं। ये भैया किसका मान निकल कर आया, ए का मान निकल कर आया। किसका मान निकल कर आया है, ए का मान। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है डीए। डीए क्षेत्रफल हो जाएगा H2 du2 H3 du3 H2 du2 H3 du3। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। A1 H2 du2 H3 du3 H3 du3 प्लस में डेल H1 du1 A1 H1 1/2 का आगे रख लीजिए भैया, 1/2 du1 H2 du2 H3 du3। देख लो भैया दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है आपको यहाँ तक, ये आ जाएगा। इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए आ गया निर्गत फ्लक्स। क्या निकल कर आ गया, निर्गत फ्लक्स। किस पृष्ठ से, ABCD से निर्गत फ्लक्स निकल कर आएगा है। अब हमें बिंदु P से आगत फ्लक्स निकालना है। पृष्ठ किस पर, EFGO पर। किस पर, EFGO पर। EFGO पर तो देखिए उसमें आपको मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ, ध्यान रखना। उसमें आपको क्या निकालना है, पृष्ठ EFGO से आगत फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, आगत फ्लक्स निकालना है। आपको लिखना है कि पृष्ठ EFGO से आगत फ्लक्स, तो यहाँ A1 आ जाएगा, P पर इस वेक्टर का घटक आ जाएगा A1। फिर आप आगत फ्लक्स निकाल रहे हैं इधर की साइड, तो आपको माइनस चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ एक है कि इसमें माइनस चिन्ह आ जाएगा, सेम रहेगा। तो इस ये आ जाएगा माइनस, मैं लिख देता हूँ, EFGO से आगत फ्लक्स, A1 क्या हो जाएगा, A1 माइनस डेल A1 अपॉन H1 डेल U1 सेम आएगा, सिर्फ H1 du1 अपॉन में 2 H2 du2 H3 du3 H2 du2 H3 du3। अब इसको सॉल्व कीजिए। A1 H2 du2 H3 du3 माइनस 1/2 डेल A1 अपॉन H1 डेल U1 आ जाएगा H1 du1 H2 du2 H3 du3। ये क्या आ जाएगा, आगत फ्लक्स। EFGO से आगत फ्लक्स आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, U1 दिशा में नेट फ्लक्स निकालना है, फिर U2 दिशा में निकालना है, फिर U3 दिशा में निकालना है। आप U1 दिशा में निकाल लीजिए, फिर आप उसको सेम लिख देना उस हिसाब से। तो देखिए मैं अब इसको हटा देता हूँ। U1 दिशा में नेट फ्लक्स, इस पूरी बुक में आप भैया डेरिवेशन देखेंगे। U1 दिशा में नेट फ्लक्स, U1 दिशा में नेट फ्लक्स देखिए
A1 H2 Du2 A1 H2 Du2 H3 Du3 H3 Du3 प्लस में 1/2 डेल A1 अपॉन H1 डेल U1 H1 डेल U1 H2 डेल U2 H3 डेल U3 H3 डेल U3 U1 दिशा में कुल फ्लक्स निकाल रहे हैं, नेट फ्लक्स, तो माइनस ये निर्गत फ्लक्स था उसमें से आगत फ्लक्स को माइनस करना है। माइनस आगत फ्लक्स क्या निकल कर आया था, ये माइनस A1 H2 Du2 H3 Du3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 डेल A1 अपॉन H1 डेल U1 H1 Du1 H2 Du2 H3 Du3 H3 Du3, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हाफ 1 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं डेल A1 डेल A1 अपॉन H1 डेल U1 H1 डेल U1 H2 डेल U2 H3 और डेल U3 H1 डेल U1 H2 डेल U2 H3 और सॉरी A1 हो रहा है, अभी क्या आएगा A1 H1 डेल U1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या H1 डेल U1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, H1 से कैंसिल होगा भैया, H1 से कैंसिल करना है, सिर्फ H1 को कैंसिल करना है। अब यहाँ से देखिए आप U1 दिशा में जो कुल नेट फ्लक्स निकल कर आएगा, अब ये ध्यान रखना, डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3 Du1 Du2 Du3, ये क्या आ जाएगा, U1 दिशा में कुल नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा, U1 दिशा में कुल नेट फ्लक्स जो निकल कर आएगा वो आएगा डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3 Du1 Du2 Du3। इसी प्रकार अब ध्यान रखना U2 दिशा में नेट फ्लक्स, किसमें, U2 दिशा में, अब इसको मिटा देता हूँ, आप थोड़ा अच्छे से देखना भैया, वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देख लेना। ये U1 दिशा में नेट फ्लक्स है। अब U2 दिशा में नेट फ्लक्स किस प्रकार निकालना है, U2 दिशा में नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स डेल अपॉन डेल U2 डेल अपॉन डेल U2, यहाँ A1 है, U1 दिशा में निकाल रहे हैं, जब A1 आ रहा है U2 दिशा में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा A2, और U1 में निकाल रहे हैं तो H2 H3 आ रहा है, यानी कि H1 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा H3 H1 Du Du2 Du3। इसी प्रकार U3 दिशा में नेट फ्लक्स, इसी प्रकार U3 दिशा में आपको क्या निकालना है, नेट फ्लक्स निकालना है, डेल अपॉन डेल U3, तो आ जाएगा A3 H1 H2 Du1 Du2
du3। इस प्रकार आप u1 दिशा में नेट फ्लक्स निकाल लीजिए, फिर आप u2 u3 दिशा में उस हिसाब से आप मान सकते हैं, कंपेयर कर लेना। फिर u2 u3 दिशा में आराम से आप पहले u1 दिशा में नेट फ्लक्स निकालना। अब आपको क्या निकालना है, कुल फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, कुल फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स। क्या निकालना है, संपूर्ण फ्लक्स निकालना है। तो देखिए आप संपूर्ण फ्लक्स निकालना है तो इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए बराबर, इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए बराबर डेल अपॉन डेल u1 a1 h2 h3 प्लस में डेल अपॉन डेल u2 a2 h3 h1 प्लस में डेल अपॉन डेल u3 a3 h1 h2 और आ जाएगा du1 du2 du3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है du1 du2 du3। ये क्या क्षेत्रफल है भैया पृष्ठ का, du1 du2 du3। अब इस सूत्र में देखिए डाइवर्जेंस इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी अपॉन डीवी, फ्लक्स निकल कर आ गया है, ए वेक्टर डॉट डी ए का मान ही आ गया। आप इस सूत्र में रख दीजिए, डाइवर्जेंस का मान निकल कर आ जाएगा, डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर, इसमें आप रखेंगे इसको डेल अपॉन डेल u1 a1 h2 h3 प्लस में डेल अपॉन डेल u2 a2 h3 h1 प्लस में डेल अपॉन डेल u3 a3 h1 h2 और आ जाएगा du1 du2 du3 और अपॉन में क्या आ जाएगा, आयतन, आयतन आ जाएगा, वो आपने निकाला था h1 h2 h3 du1 du2 du3। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, du1 du2 du3 से क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस का जो मान निकल कर आएगा, अब देखिए डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर 1 अपॉन h1 h2 h3, 1 अपॉन h1 h2 h3 डेल अपॉन डेल u1 a1 h2 h3 प्लस में डेल अपॉन डेल u2 a2 h3 h1 प्लस में डेल अपॉन डेल u3 a3 h1 h2। ये डाइवर्जेंस का मान निकल कर आएगा भैया। लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र में डाइवर्जेंस का मान आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। आपको इस सूत्र को ध्यान में रखना है। डाइवर्जेंस का जो फॉर्मूला होता है लिमिट डी से इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी अपॉन डीवी। आप आयतन निकाल लेंगे, उस चित्र के माध्यम से देख लेना वक्र कर्वों से। फिर आपको फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकाल लेंगे, उसके बाद आपको u1 दिशा में नेट फ्लक्स निकालना है, इसी प्रकार u2 दिशा में u3 दिशा में नेट फ्लक्स निकालना है। फिर आपको संपूर्ण फ्लक्स निकालना है और इस सूत्र में रख देना, डाइवर्जेंस का मान निकल कर आ जाएगा। नॉर्मल डेरिवेशन है, आपको थोड़ा लेंथी लग रहा होगा तो आप एक दो बार वीडियो को अच्छे से देखना, आपके क्लियर हो जाएगा और इनमें से आपको क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा, आप विश्वास रखना भैया। वैसे आप ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने कार्तीय निर्देश तंत्र में पढ़ा था, यहाँ वक्ररेखी निर्देश तंत्र में पढ़ रहे हैं। फर्क कितना है, क्या u1 u2 u3 दिशा में, वहाँ dx dy dz। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कार्तीय निर्देश तंत्र से बेयली निर्देश तंत्र में रूपांतरण ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ ले कार्तीय निर्देश तंत्र से बेयली निर्देश तंत्र में संबंध पूछ ले, क्या पूछ ले? संबंध। तो आपको ये क्वेश्चन करना है। इससे पहले आपको इस चैप्टर में अलग अलग से कार्तीय निर्देश तंत्र और बेयली निर्देश तंत्र के बारे में अलग से डेरिवेशन है, फिर बाद में आपसे इससे रिलेशन हो सकता है। कार्तीय निर्देश तंत्र से बेयली निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण पूछ ले या संबंध पूछ ले, एक ही बात है। तो अब देखना, ये इसमें कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्तीय तंत्र में आपने पढ़ा है एक्स वाई जेड। यहाँ पी पॉइंट पर इसके निर्देशांक होते हैं कार्तीय तंत्र में एक्स कोमा वाई कोमा जेड। क्या होते हैं? एक्स कोमा वाई कोमा जेड। और बेयली निर्देश तंत्र में पी पॉइंट के जो निर्देशांक होते हैं बेयली निर्देश तंत्र में रो फाई और जेड। यदि हमें एक्स वाई जेड का मान पता है तो हम रो फाई और जेड का मान निकाल सकते हैं, और यदि हमें रो फाई जेड का मान पता है तो हम एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं। देखिए अब इसमें संबंध देखिए आप, या रूपांतरण समीकरण इसमें अलग अलग स्थिति पर है। आप स्थिति सदिश पर देखिए, आपसे टर्म टेस्ट में तो नॉर्मली पूछेगा इतना ही। आप स्थिति सदिश पर देखिए, स्थिति सदिश पर पोजीशन वेक्टर कार्तीय निर्देश तंत्र से बेलनीय तंत्र में रूपांतरण। वाई अक्ष, जेड अक्ष और एक्स अक्ष, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट है। इस पर कार्तीय तंत्र में तो जाएंगे निर्देशांक एक्स वाई जेड, और बेलनी तंत्र में हो जाएंगे रो फाई और जेड। क्या हो जाएंगे? रो फाई और जेड। यहां से पी से एक लंब डाल दिया जाए, यदि पी डैश लंब डाल दिया जाए ये यहाँ इसके साथ कौन बना रहा है? फाई, इसको रो रो। ये आपने इससे पहले डेरिवेशन है बेलनी और कार्तीय निर्देश अलग अलग, उसमें आपने आज पढ़ा होगा, लेकिन आप सेमेस्टर में ढंग से देख लेना, टर्म टेस्ट के लिए तो तरह का किया रो फाई। अब आपको क्या करना है, इसमें संबंध निकालना है, रूपांतरण समीकरण निकालना है स्थिति सदिश के सापेक्ष, स्थिति सदिश के सापेक्ष। तो यहाँ से देखना, ये आपने कोई वेक्टर है ए, यदि ए कोई वेक्टर है जो कौन बना रहा है एक्स अक्ष के सापेक्ष फाई, कौन बना रहा है एक्स अक्ष के सापेक्ष फाई, एक कोई वेक्टर है, एक स्थिति सदिश है, वो एक्स अक्ष के सापेक्ष कौन बना रहा है फाई, तो इधर हो जाएगा इसका मान ए कोस फाई है। आप ध्यान रखना, इधर हो जाएगा कौन बना रहा है उस दिशा में ए कोस फाई, कौन नहीं बना रहा है उधर में ए साइन फाई। क्या हो जाएगा? ए साइन फाई, ए साइन फाई हो जाएगा। तो इसमें देखिए इस निर्देश तंत्र में x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा रो कॉस फाई। क्यों? इसके सापेक्ष कौन बना रहा है? x अक्ष के सापेक्ष फाई, तो x बराबर हो जाएगा रो कॉस फाई। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और y बराबर हो जाएगा रो साइन फाई। कौन नहीं बना रहा है? तो रो साइन फाई, इसे समीकरण नंबर 2। और z बराबर क्या हो जाएगा भैया? z बराबर क्या हो जाएगा? z। इसे आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। समीकरण 1, 2, 3 बेलनी निर्देश तंत्र से कार्तीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण है। कैसे? ये आप देखिए कैसे,
जो समीकरण 1 2 3 है वे बेलनी निर्देश तंत्र से कार्तीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण है। यदि आप रो फाई और जेड का मान निकाल लेते हैं, यदि आप रो फाई और जेड का मान निकाल लेते हैं तो आप एक्स वाई और जेड का मान आसानी से निकाल लेंगे। इसलिए समीकरण 1 2 3 बेलनी तंत्र से कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या है, रूपांतरण है। क्या है, रूपांतरण है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कार्तीय निर्देश तंत्र से बेलनी निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण याद कीजिए। कार्तीय निर्देश तंत्र से बेलनी निर्देश तंत्र में संबंध हो स्थिति सदिश के सापेक्ष निकाल रहे हैं। अब यदि समीकरण 1 व 2 का वर्ग कर जोड़ने पर, वर्ग कर दिया जाए और फिर इनको जोड़ दिया जाए, वर्ग कर जोड़ने पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ना है, फिर इनका वर्ग करना है, LHS एक साइड और RHS एक साइड, बराबर में रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस में रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में हो जाएगा रो स्क्वायर, रो स्क्वायर तो रो बराबर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इसे आप समीकरण नंबर 4 मान लीजिए, समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। अब यदि समीकरण 2 से 2 में समीकरण 1 का डिवाइड कर दिया जाए, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दिया जाए तो देखिए y अपॉन एक्स बराबर आ जाएगा रो साइन फाई अपॉन रो कॉस फाई, रो से रो क्या हो जाएगा कैंसल, तो टेन फाई बराबर आ जाएगा भैया y अपॉन एक्स, क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स यहाँ से आप फाई बराबर लिख सकते हैं टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। इसे आप समीकरण नंबर 5 मान लीजिए, समीकरण नंबर 5 मान लीजिए। ये आ गया रो बराबर फाई बराबर जेड बराबर क्या आ जाएगा जेड, समीकरण नंबर 3 से देखिए जेड बराबर क्या आ जाएगा जेड। इस प्रकार समीकरण 4 5 6 से कार्तीय निर्देश तंत्र से बेलनीय निर्देश तंत्र में क्या है भैया रूपांतरण है। कार्तीय निर्देश तंत्र से बेलनीय निर्देश तंत्र में क्या है रूपांतरण है। यदि आप एक्स वाई जेड के मान निकाल लेते हैं तो आप आसानी से रो फाई और जेड के मान निकाल सकते हैं। इसलिए आपको नीचे लाइन लिखनी है कि समीकरण 4 5 6 कार्तीय निर्देश तंत्र से बेलनीय निर्देश तंत्र में क्या है रूपांतरण है। इस प्रकार कार्तीय निर्देश तंत्र से बेलनीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण ज्ञात कर सकते हैं, स्थिति सदिश के सापेक्ष संबंध निकाल सकते हैं। बहुत नॉर्मल है। इससे पहले डेरिवेशन आप देख लेना कार्तीय निर्देश तंत्र और बेलनी तंत्र, उससे थोड़ा आपको आसान हो जाएगा, इसमें अच्छे से समझ आएगा तभी। लेकिन टर्म टेस्ट के लिए तो इतना ही काफी है। एक डेरिवेशन और है इसी टाइप का, कार्तीय निर्देश तंत्र से गोलीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण, कार्तीय निर्देश तंत्र से गोलीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण। चाहे तो आप वो भी देख लेना, लेकिन इनमें से तीनों क्वेश्चन में से आपको जो एक क्वेश्चन आएगा भैया और मैथमेटिकल फिजिक्स में कंफर्म है कि एक ही क्वेश्चन आपसे 6 नंबर में पूछेगा, क्योंकि थोड़े इसमें लेंथी डेरिवेशन है, तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा, स्टार्टिंग के मिल जाए। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और दोस्तों को हेल्प हो सके, और वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देखें जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि थोड़े लेंथी डेरिवेशन है लेकिन आसान है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक यू।